नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम सरोकार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। हम सभी जानते हैं कि हम ज्वलंत मुद्दे पर लगातार सरोकार के माध्यम से जागरूकता अभियान फैलाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आज का जो मुख्य विषय है मतदाता जागरूकता। हम सभी अवगत हैं कि बिहार अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, बहुत ही समृद्ध धरती है। और अगर बिहार की बात की जाए तो वैशाली की धरती यानी पूरे देश और दुनिया को लोकतांत्रिक पाठशाला के रूप में बिहार की धरती जानी जाती है, यानी लिच्छवी गणराज्य जाना जाता है। बिल्कुल, और जहां सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात उठती है वहां बिहार सर्वोपरि है। और ऐसी स्थिति में मतदाता जागरूकता, क्योंकि एक एक वोट का यानी हम सभी के एक एक वोट का सदुपयोग कैसे करना है, और एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि सरकार बनाने में आपका एक एक मत निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर एक मत आपका कम है तो सरकार भी गिर जाती है। इसलिए आप अपने मतदान का सदुपयोग करें। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य विषय है मतदाता जागरूकता। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट हैं श्री मगन देव नारायण सिंह सर। सर का बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई इलेक्शंस को आपने देखा है, करवाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि शेखर जी, जो कि शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री आलोक मोहित सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई इलेक्शंस को करवाया है बखूबी। इन्होंने देखा है, समझा है, कई आर्टिकल्स इनके बहुत ही मशहूर हुए हैं। तो हमारे राज्य के सभी वरिष्ठ उपस्थित हैं यहाँ पर। और निश्चित तौर पर मैं सबसे पहला जो प्रश्न करना चाहूँगी सर से ही, और सर आलोक मोहित सर मेरे बगल में बैठे हुए हैं। सर, क्योंकि हमने जो कार्यक्रम की शुरुआत की मतदाता जागरूकता से ही शुरुआत की, और हम सभी अवगत हैं कि हम सभी का एक एक वोट बहुत ही कीमती है और न सिर्फ देश के भविष्य का निर्माण करता है बल्कि हम सभी के भविष्य का भी निर्माण करता है। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या आवश्यक है? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहले तो सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा उनके वोट का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि प्रजातंत्र में हम एक प्रजातंत्र, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर हर एक सिटीज़न जो एलिजिबल वोटर है उनका मतदान में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लोगों को जागरूक करने में सफल रहते हैं, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो सरकार बनेगी तो वो हम एक तरह से कहेंगे कि ये एक देश के मेजॉरिटी के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर हम इस कर्तव्य से अपने हट जाते हैं, अगर हम वोट पर वोट नहीं देते हैं, तो फिर जो सरकार हम चुनेंगे तो वो शायद उसमें करप्शन का या दूसरे तरह के जो खामियां सरकार में रह जाती हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, मेरा ही पहला सवाल जो आपसे, आपने मतदाता जागरूकता की भी बात की और बढ़ाया कैसे जाए वोट का प्रतिशत, आप इस पर भी बता रहे हैं। एक जो सवाल है मेरे मन में भी उठता है और लगातार हमारे दर्शक ये करते भी रहते हैं, जब वोट का टाइम आता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है। मैडम, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि शेखर जी। मैडम, आपने भी फील किया होगा मेनी टाइम्स कि जब वोट का समय आता है सरकार हमें वोट के लिए छुट्टी भी देती है, और वैसी स्थिति में हम घर में होते हैं, हम वोट डालने नहीं जाते। तो इस स्थिति से लोग ना गुजरे और अपने मतों का सदुपयोग करके एक अच्छी सरकार का निर्माण करें। इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो देश है युवाओं का देश है, तो ये जिम्मेदारी युवाओं की बनती है। जिस दिन मतदान है, सारे जगह छुट्टी मिलती है हमें, तो वो युवा जो हैं उन्हें जागृत होनी होगी। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मतदान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अपना मतदान देने के साथ साथ उन युवाओं को अपने घर में बुज़ुर्ग, अगर पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग हैं, और अगर वैसे कोई मनुष्य हैं जिन्हें लगता है कि हम मतदान दे के क्या करेंगे, तो उन्हें समझाना कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे इन्होंने भी कहा, अभी हमारे बगल वाले ने भी कहा कि एक वोट
बहुत डिफरेंस लाता है। तो अगर आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको ये हक नहीं मिलेगा कल को जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके साथ कि सरकार कुछ नहीं करती है, ये एक स्टेटमेंट देने का फिर हक भी नहीं है आपको। जिस तरह आप मतदान नहीं देते हैं वैसे ही सरकार पर लांछन लगाने का भी हक आप खो देते हैं। तो ये एक हम ये भी कह सकते हैं कि मतदान ना जाने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो सरकार पे कोई इल्ज़ाम लगाए। यानी कि आपने अपना तो मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक जो हमारे साथ श्री मगन देव नारायण सिंह सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत प्रख्यात विद्वान भी है, तो सर आपसे जो मेरा सवाल है कि मतदाताओं में भी पारदर्शिता की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कल हम इनको मत देंगे, कल इनको देंगे, इनको देंगे और सुबह किन्हीं और को जाके मत देते हैं। खैर मत की जहाँ तक बात है, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मत को पब्लिक में बताया भी नहीं जाता है, उस पर सरकार भी एक्शन ले सकती है। संविधान में भी ये नियम कानून लाए गए हैं। मुख्य जो मेरा सवाल है कि मतदाताओं को पारदर्शिता कैसे लाया जाए, उनमें किस तरीके से उनको सूझबूझ को डेवलप किया जाए ताकि जो है मतदाता का प्रतिशत भी बढ़े और मत का वो सदुपयोग करे। ऐसा है, आपने शुरू में कहा कि हमारी ये जो बिहार की धरती है जहाँ सबसे पहले जनतंत्र विश्व को दिया, क्यों दिया कि उस वक्त की जनता इतनी जागरूक थी, इतनी शिक्षित थी कि वो अपना अच्छा बुरा जानती थी कि हमको किस हालत में अच्छा हमको शासन मिलेगा, राजा कैसे रहेगा, जनता के हित में काम करने वाला। यहाँ तक कि जो संगीत के क्षेत्र में नृत्यांगना थी उसका भी चुनाव राजा अपनी मनपसंद से नहीं करता था। वैशाली की जो आम्रपाली थी उसका चुनाव जनता ने किया था, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना थी। राजा को अगर पसंद हो कि ना हो, जनता को जो पसंद है वो होता था। आज के जनतंत्र में यही होना चाहिए कि जनता को ये सोचना चाहिए कि हम जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो सरकार हमारे हित में काम करने वाली है या अपने स्वार्थ में काम करने वाली है। तो ये मौका है मतदान का, जो आप अपने हित में जो विकासोन्मुख काम करने वाली सरकार हो उसका चुनाव आप करें। इसलिए मतदान आवश्यक है। आप नहीं चाहते हैं उसको वोट मत दीजिए, जिसको चाहते हैं उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट का अक्सर देखते हुए अखबारों में आता है कि उस क्षेत्र के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। मेरी राय में वोट का बहिष्कार कदापि नहीं करना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए। आपका मतदान आपके हित में होने वाला है, ऐसा सोच करके ही आपको मतदान करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने उचित बात भी कहा कि बहिष्कार कोई समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक समस्या, बड़ी समस्या ही है। आप जब बहिष्कार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है जो हम सभी के लिए आवश्यक है। हम चुनते हैं, हम अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक सरकार को चुनते हैं जिसमें हम सबका योगदान बहुमूल्य है। तो सर एक जो मेरा सर आपसे आलोक सर से एक सवाल है कि जो अभी इस वर्ष 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं उनमें बहुत जोश होगा, जुनून होगा कि मैं पहला वोटर, मैं वोट देने वाला हूं, और उनके मन में बहुत सारी लालसाएं भी होंगी। वो किस सूझबूझ और किस मानसिकता के साथ वोट करेंगे, क्योंकि युवा हैं? नहीं, सबसे पहले तो उनको एक अवेयर हमको ये कराना पड़ेगा कि हम जो सरकार चुनने जा रहे हैं या जो प्रतिनिधि हम चुनने जा रहे हैं, जो आके जाकर लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ पर वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, तो वो अपना जो रोल है उनका वो बखूबी निभाए। क्योंकि ये दोनों मैंने ये जो पार्लियामेंट हैं या विधानसभा हैं, ये एक्ट लॉज बनाते हैं, इसलिए इनको लॉ मेकर्स भी कहा जाता है। तो उसमें वो ये सूझबूझ से अपना निर्णय लेंगे, सूझबूझ से उसमें सरकार की मदद करेंगे। दूसरी चीज़ फंड्स एलोकेशन, बजट, वो भी सरकार तय करती है और पार्लियामेंट या विधानसभा के थ्रू ही होता है। दूसरा चीज़ उनको ये बताना पड़ेगा कि जो सरकार हमने चुना है वो हमारे प्रति अकाउंटेबल है।
क्योंकि जहाँ पे ये सरकार, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी है कि जो सरकार डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है वो हमारे प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, हम वहाँ पे देखते हैं कि जो सरकार है, जो शासक हैं, वो निरंकुश रहते हैं। तो ये चीज़ युवाओं को बताना बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ में उनको अवेयर करना होगा कि आप उनको अवेयर करना होगा और उनको बताना होगा क्यों आपका एक एक मत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप मतदान केंद्र पे जाएं, अपने मत का उपयोग करें और एक अच्छे सरकार बनने में आप योगदान दें। जी, श्री मगन देव सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा। बहुत अच्छी जानकारी सर दे रहे हैं और वोट तो देना ही चाहिए, क्योंकि वोट अगर हमारे युवा देते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने आने वाले भविष्य का भी निर्माण करते हैं। सर मगन देव सर, मेरा एक सवाल होगा आपसे, क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है और 26 जुलाई तक जो जानकारी है वो है। सर, इसके लिए आप क्या मतलब हमारे दर्शकों को अवेयर करेंगे और क्यों जरूरी है? ये जो हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। इस माने में ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आज आप यहाँ हैं, कल आप अपने पेशागत काम से दिल्ली चले गए और वहाँ पर आप मतदाता बन गए, तो यहाँ भी मतदाता हैं और वहाँ भी मतदाता हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों जगह मतदान करने का प्रेफरेंस आपको मिल रहा है, कहीं एक जगह आपको मतदाता बनना चाहिए। तो अगर आप वहाँ हैं तो यहाँ से आपका नाम कट जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इस बीच में मान लीजिए किसी मतदाता का निधन हो गया और वो फिर भी मतदान में उसका नाम मतदाता सूची में उनका दर्ज है, तो क्या होता है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करके बोगस मतदान करवाते हैं। तो अगर मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं रहेगा तो उसके नाम पर वोट नहीं डाल सकेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है। तीसरी बात, इस बीच में जो लोग 18 वर्ष की उम्र को पार कर लिया या 18 वर्ष के हो गए हैं, उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया है, तो उनका नाम जोड़ देना चाहिए। उनको क्यों वंचित रखा जाए, इसलिए ये सब ज़रूरी है। लेकिन इसको राजनीतिक दल के लोग अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि ये मेरे हित में है या नहीं है। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक आरोप आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या सामाजिक संस्थाएं भी लगाती हैं कि फॉरेन नेशनल्स का इशू, हाँ, मैं जो भी सुन रखी हूँ। इलीगली इसका मैंने हमारे देश में जिनको हम घुसपैठिया भी कहते हैं वो आ गए हैं और उन किसी तरह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया है। तो ये जो एक्सरसाइज अभी इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, बिल्कुल, तो उससे वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी सहायता मिलेगी और उनके नाम को लिस्ट से हटाना पड़ेगा। इस विषय पर हम अगले अंक में बात करेंगे। कोई बहुत सारी बातें करनी है, आज मतदाता जागरूकता पर हम बात कर रहे हैं। सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छी जानकारी मगन देव सर ने अपने दी और निश्चित तौर पर एक जो सवाल है मेरे मन में भी, मैं लगातार अखबार पढ़ रही हूँ तो आ रहा है कि कई हमारे जो है मदर फादर सभी का जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को इन बातों की जानकारी नहीं है वो अपना मतदान सूची में कैसे नाम शामिल करेंगे, ये मेरा अपना सवाल है। बड़ा आसान है। अभी जो अभियान चल रहा है उसमें एक फॉर्म दिया जा रहा है BLO के माध्यम से, और उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, फिलअप करके आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है। दूसरी बात है, इसके साथ साथ एक और फ़ायदा हो रहा है कि ऐसा पुनरीक्षण से ये होगा कि हमारे देश में वयस्क नागरिक कितने हैं जो मतदाता हैं। अगर मान लीजिए जैसे कभी कभी कोई आरोप लगा देता है कोई दल कि वहाँ इतने मतदाता पहले थे, अचानक इतने कैसे हो गए, ये आरोप लगता है। बिल्कुल, कि ये बोगस लोगों का नाम डाल करके और वो संबद्ध पॉलिटिकल पार्टी जो है जीत गई मतदान करा के। अब मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या जितनी है उसमें वयस्क इतने हैं और अगर आप उसका स्टैटिस्टिक्स निकालिएगा तो सामने आ जाएगा कि इसमें कहीं बोगस नहीं है, इसको ऐड किया गया और जो ऐड किया गया वो जेन्युइन है। अब आप सिद्ध कर दीजिए ना, अगर आरोप लगाते हैं तो कि एक ही नाम का, एक ही परिवार का, एक ही पिता का पुत्र का 2 जगह नाम है, 2 बार नाम है, तो यानी होगा। कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है उसमें आपके माध्यम से और हम सभी के माध्यम से दर्शकों को ये अपील भी है कि आप जल्द से जल्द अपना मतदाता पुनरीक्षण अवश्य करवा लें।
मैं एक बात हाँ, जोड़ सर, देता हूँ सर। आपको। अभी आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक दल के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, उसका निराकरण इसमें हो जाएगा कि जो कागज़ मांगा जा रहा है, सबूत मांगा जा रहा है, वो कहाँ से ला के देगा, ये सवाल पैदा होती है। सरकार ने उसका भी निराकरण कर दिया है। कहा कि 2003 के मतदाता सूची में अगर उनके पिता का नाम है तो वो जिन्विन मतदाता हो सकते हैं, उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी सर आपके हाँ, माध्यम से इसका दर्शक। मतलब है कि अभी जो मतदान होगा, चुनाव होगा, उसमें जो मतदाता पुनरीक्षण के बाद जो सूची तैयार होगी, वो ऐसे व्यक्ति को कोई अपना कागज़ नहीं दिखाना है। सरकार के 2003 के मतदाता सूची में अगर उसके पिता का नाम है, दादा का नाम है, इसका मतलब वो इस देश के नागरिक हैं। ये जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि बहुत घुसपैठिए आ गए हैं, वो कहा जा रहा है कि वो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। तो भाई तुम घुसपैठिया नहीं हो, क्या तुम्हारे पिता का, दादा का नाम 2003 के मतदाता सूची में है? और ये सूची को चुनाव आयोग ने लोड कर दिया है, आप देख लीजिए, उसमें वो सूची कोई भी देख सकता है। और ये तो पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा शुद्धिकरण का प्रक्रिया है मेरी समझ से। अब जिनको इसको जैसे समझना है वैसे समझें। और बिल्कुल दर्शकों को इसमें मदद करनी चाहिए। हमारे जो ग्रामीण हैं उन्हें इसमें मदद करनी चाहिए और मतदाता पुनरीक्षण में शामिल होना चाहिए। आपने सर बहुत अच्छा संदेश भी दिया और पूरी बातों को बखूबी आपने व्याख्या भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, छोटी छोटी बातें जो थी उसे भी बता दिया। बहुत अच्छे तरीके से सर आप बता दिए सर, बहुत अच्छी जानकारी सर दी। मैडम आपसे, आप क्योंकि शिक्षाविद हैं और आप नए नए बच्चों से प्रतिदिन मिलती हैं, कुछ बच्चे उनमें से 18 वर्ष के हुए होंगे, काफ़ी उत्साहित भी होंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि छोड़ो ना, ये सब चुनाव से क्या होता है। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मानसिकता होती है। तो मैडम आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगी कि वो इस यज्ञ, यानी जो हमारा महापर्व है, यज्ञ है, मतदान, अपना मत का दान करके एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण करना, आप कैसे उन्हें मदद करेंगी, कैसे समझाएंगी? देखिए, मैं जो पढ़ाती हूँ वो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के बच्चे हैं, तो सभी वोटिंग में आते हैं। तो ये धारणा कि हमारे युवा जागृत नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग जितने भी मेरी टेक्नोलॉजी के पेपर्स हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो मैं ये देखती हूँ उनमें जोश है, उत्साह है। और आज के समय में जिस तरह से आपको पूरे एजेंडा, पार्टी के एजेंडा आपको पूरा फ्लोट होता है, सारे सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, यूथ जो है उसको स्टडी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यूथ को, लोग कहते हैं कि 18 साल के बच्चे क्या सोचेंगे भविष्य का, वही तो सोच रहे हैं भविष्य का, क्योंकि उन्हें ही अपना फ्यूचर आगे देखना है। तो उनका वोट देना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो भविष्य, अब मतलब उन्होंने तो अपना भविष्य बना लिया है, तब आगे की ओर गए। पर जो 18 साल के युवा है उन्हें भविष्य बनाना है, और वही भविष्य देश को बनाएगा। तो सबसे पहली बात है कि हम जैसे कॉलेजेस में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, ये युवा ही मिलके करते हैं, और पब्लिकली इसे हम लोग प्ले भी करवाते हैं, जिससे कि जो युवा जागृत नहीं है वो जागृत हो जाते हैं। एनएसएस और एनसीसी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वोटिंग अवेयरनेस हम लोग चलाते हैं। और मतलब कि हम लोग कभी कभी सोशल नेटवर्क साइट्स पे उन्हीं बच्चों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे रील्स, इवेंट्स का उसको पॉपुलराइज करते हैं कि जो युवा जागृत नहीं है वो जागृत हो पाए। क्योंकि जब एक युवा दूसरे युवा को जागृत देखता है ना, उससे वो सीख लेता है और वो उसके लिए भी जागृत हो जाता है। तो मैंने जितने भी युवाओं से इंटरेक्शन किया है, एक लौता थोड़ा सा जो गांव देहात के थ्रू आते हैं उनमें थोड़ा हमने देखा है कि मैम कोई बदलाव तो होता नहीं है, जो होना होता है। तो उसको हम लोग समझाते हैं कि तुम ही तो बदलाव लाओगे। मैम मैं उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे हैं, जो अपने आप को समझ पा रहे हैं कि नहीं, अरे मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई भविष्य ही नहीं है, तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन उनको जानकारी की जरूरत है कि भाई आपका अपना एक वोट इतना महत्वपूर्ण है कि आपके भविष्य का भी निर्माण करेगा। तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? वैसे ही बच्चों को बोल रहे हैं कि जो जागृत बच्चे हैं
वो उन्हीं बच्चे को लेके हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, प्ले बनाते हैं, जिसे नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। तो उन बच्चों के बीच में प्ले कराते हैं। तो बताया ना, युवा हमेशा दूसरे युवा को देख के बहुत सीखता है। तो उसे जब लगता है कि नहीं ये जो साथ में है उसे लग रहा है, तो वो उसके साथ बात करता है, विचार करता है, विमर्श करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो डिजिटल इरा हो गया है, डिजिटल टाइम है, बच्चे जितना अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ रहे हैं, वो हर वक्त अपने मोबाइल पे बैठे हुए रहते हैं। और इसका एक बेनिफिट है, भले ही कहा जाए कि मोबाइल का उपयोग अच्छा नहीं है, ये भी है, लेकिन अगर बच्चे ना चाहें या चाहें तो आपको बहुत एडवांटेजेस रिलेटेड टू वोटिंग आपको दिखने को मिल जाता है। और अगर उनका थोड़ा भी इंटरेस्ट जगता है तो वो उसको डिटेल करते हैं, एंड जितना डिटेल करते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वो आने वाली सरकार को सुनिश्चित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किसे हम सेलेक्ट करें। और ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खाली वोट देना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट, आप सही सरकार चुनें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे अनपढ़ हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे पूछिएगा तो उनके लिए हाँ दे देंगे वोट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजी है उनके पीछे। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। युवा वोट करे पर लिटरेट वोट करे। मेरी यही है आग्रह कि 18 ईयर्स के बच्चे को वोट जरूर करनी चाहिए, पर बिफोर वोटिंग, जैसे आप एग्ज़ाम देने के पहले तैयारी करते हैं, तो ये जो मतदान का दिन है उसे एक एग्ज़ामिनेशन डे माने, और आप उसके इवैल्यूएटर हैं, तो इवैल्यूएशन के पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस सरकार को आप चुनना चाहते हैं, आप जैसा देश देखना चाहते हैं, जैसा भविष्य देखना चाहते हैं, आप अपना भविष्य जिस टाइप से बनाना चाहते हैं, तो वैसी ही सरकार को चुने, वैसे ही सरकार को वोट दें। किसी के कहने पे या बहकावे में या दूसरे को देख के या दूसरे से प्रेरित होके ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी मैडम दे रही हैं आप कि दूसरे से प्रेरित ना हो, अपनी सूझबूझ का बखूबी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी अपनी सूझबूझ ही सरकार का निर्माण करेगी और आपके भविष्य का भी। और मताधिकार बहुत ज़रूरी है, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, यानी भारत में है। सर, जो अगला मगन सर आपसे एक सवाल होगा कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को तो लगातार कर रही है, दूसरी बात चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों में पारदर्शिता की भी बात कर रही है, इस पर आपकी क्या सुझाव है? पारदर्शिता तो बिल्कुल वो कर रही है, और पारदर्शिता किस तरह से कर रही है, वो ये रिवीजन, जो इलेक्टोरल रिवीजन जो एक्सरसाइज ये है, ये अपने आप में एक वोटिंग सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट हो, उस दिशा में भी एक कदम है कि इसमें जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित न रह जाएं। जिनकी, जैसे सर ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके नाम डिलीट, अब नाम अगर इस तरह के लोगों का नाम को अगर वोटर लिस्ट से हटा देता है, तो एक जो बाद में इलेक्शन कमीशन जब एक परसेंटेज डिक्लेयर करती है, कितना परसेंटेज वोट हुआ, तो उस पर फिगर्स भी हमारे पास करेक्ट होगा। अगर उनका नाम वोटर्स लिस्ट में रह गया तो नेचुरली परसेंटेज ऑफ वोटिंग गिर जाता है। तो उस तरह के नाम को अगर हम हटा देते हैं और सभी एलिजिबल वोटर्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमको एक करेक्ट वोटर्स परसेंटेज मिलेगा कि इतना परसेंट वोट पड़ा, और एक ये इलेक्शन रिजल्ट्स को भी वो एक तरह से वो इम्पैक्ट करेगा कि जेन्युइन वोटर्स ने वोट दिया है, और एक अपना प्रतिनिधि भी जो चुने तो हम मान के चलेंगे कि ये मेजॉरिटी के लोगों के द्वारा ये प्रतिनिधि चुना गया। तो ये एक्सरसाइज जो इलेक्शन कमीशन का है, बिल्कुल पारदर्शिता लाने के दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। और अगर ट्रांसपेरेंसी, ये जो इस ट्रांसपेरेंसी के जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, एक्सरसाइज शुरू किया है, इससे हमारा एक पब्लिक ट्रस्ट जो है इलेक्शन कमीशन में और वोटिंग सिस्टम में, ये हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और ये निश्चित ही तौर पर चुनाव आयोग द्वारा जो कदम उठाए गए बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण ही है। और सर मगन सर, आपसे मैं पारदर्शिता पूर्ण जो ये कदम है इस पर सुझाव चाहूँगी और आपका संदेश भी। देखिए, हमारे समझ से जो भारत
का जो चुनाव आयुक्त हैं वो जो भी कदम उठा रहे हैं वो पारदर्शिता के क्षेत्र में ही उठा रहे हैं। हमको आपको याद होगा एक बार इस पर चर्चा हुई थी कि साहब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम उसमें गड़बड़ है। तो चुनाव आयोग के जो हैं उन्होंने बजाबते घोषणा की कि आप आएँ और इस मशीन में बताएं कि कहाँ गड़बड़ है, लेकिन किसी भी विरोधी दल के या सत्ता पक्ष के कोई भी नेता नहीं आए उसको एग्जामिन करने के लिए। तो चुनाव आयोग ने तो पारदर्शिता दिखाई, आप उसकी जांच कर नहीं रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो सिर्फ आरोप लगाना उचित नहीं है। हमारा है कि पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि जनता सजग हो जाए, वो जागरूक रहे। मतदान केंद्र पर अगर उसको पहले से दिया गया है मतदाता सूची, तो उस सूची में देखे कि कोई ऐसे मृत व्यक्ति का नाम इसमें है क्या, या कोई अभी 10 बरस का है 11 बरस का है लेकिन उसका नाम जोड़ दिया गया है, ये वयस्क नहीं हुआ है, तो वो तो सूची तैयार है आपके पास। पारदर्शिता उसी को कहते हैं जो छुपा के कुछ न करे और आपके सामने न रखे। सर, और सरोकार हमारा जो दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम सरोकार है, इसके माध्यम से आप दर्शकों को और नए मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मैं कहूँगा कि वो जागरूक हों, अपनी उनका सबसे पहला हक होता है कि वो मतदान करें, इस हक का उपयोग करें, इस अधिकार का उपयोग करें और सोच समझ के करें। खाली यही कहें हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार क्यों हैं भाई? क्या सरकार ने? मैं डॉक्टर रश्मि शेखर जी से पूछना चाहूँगी संदेश भी, क्योंकि युवाओं की सबसे ज़्यादा बात मैडम कर रही थी, तो मैडम आप संदेश क्या देंगी? मेरा यही संदेश है युवाओं के लिए कि जो युवाओं वोट देने जा रहे हो, तुम प्लीज़ अपने जिस पार्टी को भी वोट दोगे उसके एजेंडा को ठीक से पढ़ो, और सिर्फ पढ़ के नहीं उनके वर्क को भी देखो कि उन्होंने क्या किया है। क्या वो सिर्फ लिखित दे रहे हैं कि कुछ सच में कार्य भी कर रहे हैं? अगर अच्छे से और उन रिपोर्ट्स को देख के एनालाइज कीजिए। आज डिफरेंट आईटी टूल्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, आप उन्हें एनालाइज करें और तब कंक्लूड करें। सिर्फ आप ही वोट ना दें, अपने परिवार के सभी सदस्य को आप ही मोटिवेट करेंगे अपने भविष्य के लिए। आप अपने परिवार को, अपने पड़ोस को मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आप ऐसे सरकार लाते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका भी फ्यूचर डेवलप होता है। संदेश दिया आपने युवाओं को और कैलकुलेटिव भी है। और आलोक सर, आपका क्या संदेश होगा सरोकार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को? कि कई इलेक्शन के दिन आपको छुट्टी मिलती है, वो घर बैठने के लिए नहीं है, आप पोलिंग बूथ पे जरूर जाएं। और इलेक्शन कमीशन आज के दिन में पोलिंग बूथ पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, विकलांगों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए। उसके बाद वो पानी का प्रॉपर व्यवस्था रखती है। इलेक्ट्रॉल में जोड़ देना चाहूँगा। जी जरूर। एक पंक्ति में कहूँगा कि कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे वोट देने से क्या हो जाएगा, एक वोट से क्या होगा। नहीं, एक वोट से होगा, बिल्कुल वही होगा जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। दूसरी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, हमको उससे क्या मिलेगा। तो ये मंथरा की नीति है कि क्यों नृप हो ही हमें क्या हानि, चेरी छोड़े हो भी नहीं रानी। ये मंथरा ने कहा था। ये जनतंत्र में मंथरा की नीति मत अपनाइए, आप आगे बढ़ के मतदान कीजिए। एक नारा पिछली बार दिया गया था, पहले मतदान तब जलपान। बहुत अच्छा संदेश है सर। आप तीनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि जी, मैं और आलोक सर, साथी मगन सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी जानकारी दी और मतदान क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बात किया। अगले अंक में और भी बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी और चुनाव क्यों ज़रूरी है, क्यों सरकार बनने के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहे दूरदर्शन और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सरोकार।